जो नेक्स्ट है शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट, वो सारे पोल्यूटेंट जो जिसकी हाफ लाइफ वो बहुत कम होती है। आप लोगों ने देखा होगा ज्यादा से ज्यादा लोग मीथेन को ये कहते हैं कि उसकी शॉर्ट हाफ लाइफ कम है, लेकिन CO2 की हाफ लाइफ ज्यादा है। इस वजह से इसको ज्यादा प्रायोरिटी ना देकर इसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ये एनवायरमेंट में लंबे समय तक बनी रहती है, हाफ लाइफ ज्यादा होती है। नेक्स्ट है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन क्या होता है? जो वो कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो अनबर्न्ड रह जाते हैं, जो जलने के बाद कार्बन में हवा में रह जाते हैं, उसको बोला जाता है फ्लाई ऐश। एक इसका एग्जांपल है, आप थर्मल पावर प्लांट में जब देखोगे तो वहां आपको जो धुएं की जो राख उड़ती मिलेगी वो ब्लैक कार्बन है। अब हम बात करेंगे आगे ब्लू कार्बन। अगर कहीं भी आपको कुछ भी लिखा मिल जाए ब्लू, तो उसका मतलब ये होता है कि वो ओशियन से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है। आगे भी कुछ लाइंस आएंगी, कुछ कंसेप्ट आएंगे, वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन ब्लू कार्बन का मतलब होता है ओशियन, वो सारे कार्बन जो ओशियन में रह जाते हैं। और ग्रीन कार्बन, ग्रीन कार्बन का मतलब होता है जो एटमॉस्फेयर में क्लाइमेट चेंज को के लिए काम वो करते हैं, क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट नहीं करते, उसको बोला जाता है ग्रीन कार्बन। ओशियन एसिडिफिकेशन, आप लोगों ने बहुत सुना होगा ओशियन एसिडिफिकेशन क्या होता है, लेकिन ओशियन एसिडिफिकेशन होता है जो ओवरऑल जो पीएच वैल्यू है ना, पीएच वैल्यू का आप मतलब समझ गए होगे। ओवरऑल पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जिससे CO2 लेवल वो इंक्रीज हो जाता है और O2 कम हो जाती है, ऑक्सीजन पानी में कम हो जाती है और CO2 बढ़ जाती है। अगर O2 बढ़ेगी, O2 सॉरी कम होगी, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, इसकी डिमांड इंक्रीज होगी और सारे के सारे मरीन लाइफ डेड हो जाएगी। इसका मतलब ये है। अब बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन की। ओजोन डिप्लीशन का मैंने मतलब आपको समझाया। अब सबसे पहले ये जान लो कि ओजोन है कहां एटमॉस्फेयर में। ओजोन है हमारी अर्थ से जो स्ट्रेटोस्फीयर की जो लेयर है, ये तो है ट्रोपोस्फीयर की। इसके बाद जो शुरू होती है स्ट्रेटोस्फीयर, सेकंड लेयर। अब अब सबसे पहले ये बता देता हूं आपको, ये ट्रिक है सभी जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उनको याद करने की। याद कर लो, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये पूरा है मीजोस्फियर, मीजोस्फियर, ये थर्मोस्फियर है और ये एक्सोस्फियर है, एक्सोस्फियर। जो धरती के सबसे नीचे है वो ट्रोपोस्फियर है और स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन है, और ओजोन जहां ओजोन होती है वहीं एरोप्लेन चलते हैं हमारे। ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी, लेकिन आप इसको पूरे जो टॉपिक है वो समझ लो कि क्या चीजें होती हैं। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है बीच बीच में। स्क्रीन क्लियर नहीं है? एक मिनट मैं करता हूं। ब्लर हो रही है बीच बीच में। और ब्राइटनेस भी एकदम से ज्यादा बढ़ रही है सर स्क्रीन की। एक मिनट देखते हैं भाई। एक्चुअली क्या है कि एक कैमरा आया हुआ है और ये इसमें थोड़ा सा मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है और इसकी वजह से हो रहा है। अगर आपको सही लग रहा है तो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज ये कल ठीक होगी तो कल हो पाएगा। आप मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझने में दिक्कत हो ना हो मुझे बताओ फिर। देखो कोई मुझे नहीं कोई सर, आप दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करो सर। ये कर लेते हैं आज, थोड़ा कर लेते हैं, कल ज्यादा कर लेंगे फिर। बताओ। कोई नहीं सर, रीडेबल है सर, मतलब कॉन्सेप्ट तो समझ नहीं है सर, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बाकी PDF तो मिल जाएगी।
हाँ ये मिल जाएगी, ये मैं आपको अभी डाल देता हूँ, मतलब क्लास होते ही जस्ट बाद में ही डाल दूंगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलो भाई आगे। अब ओजोन डिप्लीशन डिप्लीसिंग सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने आपको जब बताया, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC3 ये होती है, लेकिन CFC3 के बाद HFC3 बना दिया, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन बना दिया। ये तो थी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस गैस, तो ये होगी अब ग्रीन हाउस गैस, यानी एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। जब ये यूज करते थे तो ओजोन में होल हो गया, और अब ये यूज करने लग गए तो ग्रीन हाउस गैस बन गई। तो कोई दूसरा एलिमेंट ढूंढ रहे हैं कि भाई हमारा रेफ्रिजरेशन का काम भी चल जाए और हम इन दोनों चीजों से बच जाए। नेक्स्ट है वीना कन्वेंशन। एक बात रखना भाई, जितनी भी कन्वेंशन है मैं सारी एक बार यही लिखवा देता हूं, या फिर साथ में बीच बीच में लिखो, बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले जो हुई थी, इससे पहले वाली बता देता हूं, स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972, ठीक है। ये किसके लिए थी? इन्वायरमेंट के लिए सबसे पहली बैठक थी ये, स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 में हुई थी, इंदिरा गांधी जी गए थे। एक चीज याद रखना, मेरी क्लास में आपको वर्डों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो मैं लिख रहा हूं वो शायद आपको इंपॉर्टेंट ना भी हो, ठीक है, लेकिन जो मैं वर्ड बोल रहा हूं आप वो सुन लेना, मोर देन सफिशिएंट है इन्वायरमेंट में आपके लिए, ठीक है। अगली वीना कन्वेंशन। वीना कन्वेंशन ओजोन होल कब हुआ था? 1984 में, और उसके जस्ट बाद ही वीना कन्वेंशन आ गई। ओजोन होल अगर आपको कोई पूछे तो कहां हुआ था? स्ट्रेटोस्फीयर में हुआ था, और एंटार्क्टिक ओशन में हुआ था। एंटार्क्टिक ओशन यानी साउथ पोल के पास हुआ था, ठीक है। उसके जस्ट बाद जब वीना कन्वेंशन चल रही थी, लेकिन इस पर पूरा इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ भाई। इंप्लीमेंटेशन के लिए एक दूसरी कमेटी आई, दूसरी कन्वेंशन हुई जिसका नाम था मॉनिटर प्रोटोकॉल। मैं लिख देता हूं यहां, मॉनिटर प्रोटोकॉल। ये भी इन ओजोन के लिए थी। ये कब हुई? 1987 में। अगर किसी कन्वेंशन के बारे में ना भी पता हो कोई मैटर नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि ओजोन के लिए थी, 1987 में हुई थी, बस नाम पता हो, साल पता हो, और किसके लिए थी, वो भी मोर देन सफिशिएंट है इन्वायरमेंट में। अगली बात करते हैं किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट 2016 में हुआ था। ये इसलिए था, जो मॉनिटर प्रोटोकॉल हुई थी उसमें कुछ चेंज लाने के लिए, क्योंकि ये बहुत पुरानी हो चुकी थी और अब इसमें कुछ चेंज लेके आना है, तो उसके लिए आया किगाली एग्रीमेंट 2016, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, अब आ जाओ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ये है UNFCCC। हाल फिलहाल की मीटिंग हो रही है, अभी भी हो रही है, COP29, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29। सारी चीजें यही बता दूंगा, इसके आगे पीछे का। इसकी हो रही है बाको अजरबैजान में, अजरबैजान में, ठीक है। और जो लास्ट हुई थी वो दुबई में हुई थी, UAE, ठीक है, जिसको बोला जाता था COP28। और COP26 कहां हुई थी? मैं ये वो सारी बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। ग्लासगो में। अब ग्लासगो कहां है? यूके में, ब्रिटेन में। एक हुई थी COP21, पेरिस एग्रीमेंट बोला जाता है, पेरिस एग्रीमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है COP21, UNFCCC। क्लाइमेट चेंज के लिए एकमात्र ऐसी मीटिंग थी जो मोर देन सक्सेसफुल रही। पेरिस एग्रीमेंट फ्रांस में हुई थी 2015 में, ठीक है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, SDG आपने सुना होगा, वो SDG वो इस COP21 में ही आए थे। अब क्वेश्चन सुनो, यहां से क्या क्वेश्चन आता है? SDG में कितने गोल हैं? SDG में 17 गोल है, 17 गोल है भाई। और टारगेट कितने हैं? 169, 169 टारगेट है, ठीक है। इसमें से क्या गया? एक COP3 रह गया, क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये क्योटो कहां है?
जापान में है कोई, जापान में, और नई दिल्ली में हुई थी कोप 8 2002 में। ये सारी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मैंने एक जगह लिखवा दी आपके लिए। अब यहां से इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को याद कर लेना भाई, ये कहां कहां हुई थी और कौन सी कितनी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। और इंडिया का जो टारगेट है वो मैं यहां लिख देता हूं। इंडिया का टारगेट है 2070 नेट जीरो कार्बन। नेट जीरो कार्बन मतलब जितना कार्बन हम एमिट करेंगे उतना ही हम एनवायरमेंट को वापस दे देंगे, ठीक है। तो नेट जीरो कार्बन का जो टारगेट है इंडिया का 2070 है, चाइना का 2050 है, और जितने भी यूरोपियन यूनियन है उसका भी 2050 है, और सिर्फ यूएस का 2045 है, 2045। अब हम बात करेंगे, देखो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 होगी, दुबई में हुई थी जो, उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, बस आप इसको याद कर लो, लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड का मतलब ये है कि जो भी डेवलप्ड नेशन है, जितने भी डेवलप्ड नेशन है, वो डेवलपिंग नेशंस को फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, पैसा देंगे, किसके रूप में, या तो लोन दो या फिर ग्रांट दो। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे तो उसमें आपको आसानी से पता लग रहा होगा कि जो इस फंड की बात चल रही थी वो अब की बार भी मना कर दिया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 में। और इस फंड में सबसे पहले बात की थी जर्मनी ने मोर देन सफिशिएंट है। ये आता भाई क्लाइमेट क्लब, जर्मनी और चिली, दो देशों के द्वारा बनाया गया था, इंडिया मेंबर नहीं है। और जो कार्बन कर रही है, जो इंडस्ट्री कार्बन कर रही है, कार्बन एमिशन कर रही है, उनको रोकना, इतना ही काम है बस। और एक ये लेड आईटी 2.0 इंडिया और स्वीडन, जो ट्रांजिशन, मतलब सीधी सी बात यह है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवानी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवा रहे हैं जो डेवलपिंग नेशंस, उसमें इंडिया भी आता है, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, किसके द्वारा, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसमें इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यूएस, चाइना और इंडिया। और वैसे ओवरऑल जीडीपी, एक बार जीडीपी का मतलब पता है आपको, एक बार रिप्लाई कीजिए, तभी थोड़ी एंगेजमेंट करोगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ग्रोस मुझे कोई डोमेस्टिक फर्क नहीं प्रोडक्ट, पड़ता, क्या, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोड्यूस। हाँ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंडिया 5th पर है, ठीक है। इंडिया से आगे है यूएस, चाइना, जर्मनी और जापान, और फिर इंडिया, उसके बाद है यूके, 6ठे नंबर पर यूके। इंडिया ने एक पंचामृत नाम का एक वो लिया था कि हम ग्लासगो जो 26 थी, कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 किस, UNFCCC की, पंचामृत नाम से ये पूछ लेगा कि इंडिया का पंचामृत कमिटमेंट कब हुआ, कोप 26 में हुआ था ग्लासगो में। कोप 26 कब हुआ था, 2021 में, ठीक है, 2021 में, सॉरी। उसमें यही था, हम कार्बन का एमिशन कम कर देंगे, ग्रीन जो सोलर पावर से हम एनर्जी ले रहे हैं उसको ज्यादा कर देंगे, बस इतना ही कुछ था। आपको सिर्फ ये याद करना है कि पंचामृत कमिटमेंट वो कब आया। एक आपने जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो आपने देखा होगा कि मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जितने भी जो एनर्जी से रिलेटेड मैटर है भाई, एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा बचाना है और ग्रीन एनर्जी पर ध्यान देना है। उसमें इलेक्ट्रिक स्कूटीज भी आ गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए सारे, और जो सोलर पैनल लगा रहे हैं हमारे छत पर, उस पर भी ध्यान देना, ये उसका पार्ट है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। अब आ गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था, कहां, 2000
2015 में कोप 21 2015 इंडिया और फ्रांस, इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। कोप 21 का आया था, सॉरी, ठीक है। और इसका जो मैटर है वो आपको बता देता हूं। इसका प्रपोजल था, जो ट्रॉपिक्स होती है ना, ट्रॉपिक्स का मतलब पता है यार, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इनके बीच का जितना भी एरिया है वो ट्रॉपिक्स का पार्ट कहलाता है। ट्रॉपिक्स जिसमें ज्यादा से ज्यादा धूप आती है, सनलाइट जो रेडिएशन है वो ज्यादा आती है, ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक्स। उन कंट्री के लिए बनवाया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस कि ये मेंबर जुड़ेंगे और सोलर पावर के लिए काम करेंगे, जो सोलर पावर है, सोलर पैनल, उसके लिए काम करेंगे, इसलिए बनवाया था। अब आ गया फिट फॉर 55, यूरोपियन यूनियन का है कि जो कार्बन एमिशन है वो 55% तक रिड्यूस कर देंगे। कब तक? 2030 तक। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अभी हाल फिलहाल पर इंडिया पर लगाया है ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कि इसका मतलब मैं आपको वैसे बता देता हूं। इंडिया ने कोई गुड प्रोड्यूस किया, यूरोपियन यूनियन का मानना है उस गुड प्रोड्यूस करने में इंडिया ने ज्यादा से ज्यादा कार्बन एमिशन लगाया है, और अगर ये यूरोपियन यूनियन के बाउंड्री में आएगा तो इसको अलग से टैक्स देना पड़ेगा। सीधी सी बात यह है, क्लाइमेट चेंज पर एक टैक्स वसूलने का काम करता है ये इंडिया पर, ठीक है। और इसकी निंदा रशिया और चाइना ने भी की है, जो ब्रिक्स समिट हुई थी। अब ब्रिक्स समिट कब हुई थी? ब्रिक्स समिट अब की बार 2024 की रशिया में हुई थी, ठीक है। इतनी बातें यहां शायद नहीं लिखी मिले आपको, लेकिन ये सारी जो बातें बता रहा हूं आपको करंट अपडेटेड है, ठीक है। आपके एग्जाम में अगर इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से कोई मैटर रहेगा तो यहां से आपका डेफिनेटली कवर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट रुकना। आप लोगों को समझ में आ तो रहा ना? यहाँ आए हुए थे भाई, ग्रीन डील इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल प्लान ईयू ने किया। ईयू का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप मतलब ये कि जो डेवलपिंग नेशन है वो पैसा मांग रहे हैं, मैंने आपको पीछे बता चुका हूं मैं सारी बातें। अब आगे बात करेंगे। फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट stamp, they permit the companies to emit certain amount of CO2 issued by China। मतलब आप एमिट कीजिए और उसकी जगह पैसा दीजिए, उसका नाम कार्बन क्रेडिट है। इंटरनेशनल वर्डिंग में कार्बन क्रेडिट, आप एमिशन कीजिए, जितना एमिशन किया है उसके बदले में आप पैसा दीजिए, और उस पैसे से हम अपनी टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करेंगे। ये होता है कार्बन क्रेडिट का मतलब। अब की बार आया ये कोप 29 में ही। और अब है क्लाइमेट फाइनेंस, ग्रीन क्लाइमेट फंड्स, वो सारी चीजें मैंने आपको यहां दे दी। अब आ गया क्लाइमेट इंजीनियरिंग। क्लाइमेट इंजीनियरिंग का मतलब होता है, आप इस वर्ड को तोड़ के देखो, क्लाइमेट मतलब जो हमारे वातावरण है, और इंजीनियरिंग उसमें कुछ चेंज, जिससे जो क्लाइमेट चेंज है वो कम हो सके। बायोचार, बायोचार है कार्बन रिच मटेरियल। जो बायोचार होता है, अगर मान लो जो हरा चारा होता है, अगर उसको धरती में दबा दिया जाए तो वो भी एक किस्म का बायोचार बन जाएगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिक बेस है उसमें कार्बन होगा, और वही कार्बन फिर आगे जाकर
जो कोल है हमारा, जो आज के दिन हम कोल यूज करते हैं, वो बनता है। आईपीसीसी 6 एसेसमेंट रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट आती है क्लाइमेट चेंज को लेकर स्पेशल। ठीक है, इसका काम ही ये है कि क्लाइमेट चेंज को ज्यादा से ज्यादा क्रिटिसाइज करना लोगों के आगे, कि क्लाइमेट चेंज बढ़ गया, क्लाइमेट चेंज बढ़ गया। जो इंटरनेशनल बॉडी है उनको, उनके ऊपर दबाव दबाना, ये होता है आईपीसीसी रिपोर्ट का मतलब। वो सारी चीजें करवाऊंगा मैं यहां से, आप भी वही करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है हमने। ठीक है, आप इतना कर लेना, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट आएंगी, आपको सिर्फ ये याद रहना चाहिए कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, दैट्स फॉर इनफ। एमिशन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 की भी आई है, और उसमें यह कहा गया है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो बढ़ गया है, और कार्बन एमिशन 1.3% से इंक्रीज हुआ है। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, देखो एमिशन गैप रिपोर्ट और अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट दोनों एक ही बॉडी जारी करता है। ठीक है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जब कब बना था, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972, मैंने आपको बताया था कि इंदिरा गांधी जी गए थे, वही बॉडी ये यहां बनी थी। ठीक है, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट सेम। अब समझो, एमिशन गैप रिपोर्ट कितना एमिशन हुआ, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जो हमने वादे किए थे उस पर कितना काम किया, और प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जितना एमिशन हुआ है और जितना काम किया और उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। तीनों रिपोर्ट का मतलब बता दिया, कौन जारी करता है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस है इंडिया इसमें, और इंडिया का जो रैंक था वो 2023 में 7 था। ठीक है, और फोर्थ पे है डेनमार्क, 1 2 3 खाली है, कोई भी नहीं है इस रिपोर्ट के अनुसार। अब बात आती है एयर पोल्यूटेंट। आप लोगों ने अगर एयर पोल्यूशन समझना है तो मैंने दो न्यूज बनाई है, दो न्यूज को, जो हमारा ऑफिशियल जो आर्डोर एडुडेंट का यूट्यूब चैनल है वो आप देख लेना। मैं आपको वैसे बता देता हूं एयर पोल्यूशन होता क्या है। एयर पोल्यूशन जैसे साफ हवा है, उसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स या फिर पोल्यूटेंट ऐड हो जाते हैं, तो उसमें एयर के साथ पोल्यूशन हो जाता है, एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब आएगा एक, सभी जगह ये लिखा वर्ड मिला लिखता है आपको, सभी जगह आपको यही दिखेगा। होता क्या भाई, स्मोक और प्लस फोग, इन दोनों को मिलाकर ये वर्ड बना दिया स्मोग, धुआं और प्लस धुंध, कोहरा। ठीक है, ये होता है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है कि कुछ एलिमेंट्स रख लिए कि ये हम इनके बेसिस पे डिफाइन करेंगे। जैसे उसमें क्या आता है, CO2 आती है, PM2.5 आता है, PM10 आता है। PM क्या होता है, पर्टिकुलेट मैटर, वो मैटर्स होते हैं जो हमारे सांस के साथ अंदर भी चले जाते हैं। उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आती है, सल्फर डाइऑक्साइड आती है, एक गैस और आती है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं है, वो देख लिख बता देंगे आपको। ठीक है, इसमें दे भी रखा हुआ, ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन जारी करता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। 2016 में आई थी, 16 में शुरू हुआ था स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, 2014 में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था। ठीक है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, इसका क्वेश्चन आएगा कि इसमें कितने पोल्यूटेंट ऐड है, किसके बेसिस पे नापा जाता है, 12 पोल्यूटेंट ऐड। अब जो क्वेश्चंस का जो लेवल है मैं आपको उसी हिसाब से पढ़ा पाऊंगा। अगर किसी बच्चे को अब भी कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, तो मैं उसको एक्सटेंड करके बता दूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। आप रिप्लाई कर दीजिए मुझे, उसमें जब भी कोई समस्या नहीं है। बताओ भाई, कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं है सर। सभी को समझ में आ रहा होगा ना। अब आपने देखा होगा सफर, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिस्पॉन्स,
ये वो सिस्टम है जो 24 घंटे पहले ये बताएगा कि कल का वेदर क्या रहेगा, जिसके बेसिस पर जो नेक्स्ट जो प्लानिंग है किससे रिलेटेड, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, ना कि वेदर से रिलेटेड, वो चीजें पहले से प्लान करके लोग चलेंगे। और अगला है ग्रैप 4। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा दिल्ली में ग्रैप 4 लग गया, ग्रैप 4 स्टेज 4 लग गया। क्या है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान? इसका मतलब ये है, क्या है, जब एयर क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा खराब हो जाए तब लगता है ये सब। जो स्टेज 4 है वो कब लगेगा, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 प्लस हो जाए तो उसके बाद लगता है स्टेज 4। और जब 400 से प्लस हो स्टेज 3 लगेगा, 300 से प्लस हो तो स्टेज 2 लगेगा, और 200 से ज्यादा होते ही स्टेज 1 लगता है। और स्टेज 4 में तो सब कुछ बैन कर दिया जाता है। और ये कब आया ग्रैप 2016 में आया, लागू कब से हुआ, 2017 में। लागू कौन करता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। या आगे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एनसीआर एंड ज्वाइनिंग एरिया, ये करती है भाई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज 2019। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, सभी शहरों की जो हवा है उसको नापा जाएगा, एयर क्वालिटी नापी जाएगी। दिल्ली एनसीआर सबसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में आज के दिन है। अगर आपने सुना होगा स्टबल बर्निंग, आप सभी लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो मुझे यह पता है स्टबल बर्निंग पंजाब में 2024 में सबसे ज्यादा है। ठीक है, बात स्टबल बर्निंग की नहीं है, इन्वायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से बताऊं, एज एनवायरमेंट टीचर मैंने ये पता है, बात स्टबल बर्निंग की नहीं है, बात उसमें जो फ्लाई एश होता है, और उस फ्लाई एश में PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 दोनों ऐड होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी एयर क्वालिटी है वो ज्यादा खराब होती है। इस वजह से सरकार हर बार स्टबल बर्निंग का मुद्दा उठाती है। बात करते हैं पूसा डिकम्पोजर। आप सभी को यह पता है कि खरीफ की क्रॉप और रबी की क्रॉप में क्या फर्क है। रबी की क्रॉप होती है जाड़ों में, सर्दी में, सीधी बात यह है, और जो खरीफ की है वो गर्मी में, यानी मानसून सीजन में। और जब उन दोनों का, यानी खरीफ की जो क्रॉप है उसका लास्ट टाइम होता है और रबी क्रॉप का इनिशियल टाइम होता है, तो उसमें टाइम कम होता है। उस टाइम को कम करने के लिए लोग, जो फार्मर है वो स्टबल बर्निंग करते हैं, वो पराली में आग लगाते हैं। उसके लिए जो पूसा डिकम्पोजर निकाला है, ये क्या करेगा, एक अलग से उसमें बैक्टीरिया क्रिएट करेगा और वो ज्यादा जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा अपने आप से। ठीक है, इसका विरोध हुआ था, इसका विरोध इसलिए हुआ था कि अलग से खर्चा कौन करे। जो फार्मर के द्वारा इस पे विरोध किया गया था वो इसीलिए था कि अलग से खर्चा कौन करे। नेक्स्ट है टोरिफेक्शन, स्वीडिश टेक्नोलॉजी है, क्या करेगी, जो स्टबल बर्निंग है उसको कम करेगी। अब इंडिया में कोल इंडिया, पहले ये बता दे तू कोल कितने प्रकार का है, किसी को पता है कि कोल कितने प्रकार का होता है, बताएगा कोई, कोल कितने प्रकार का होता है? नहीं पता सर। चलो कोई बात नहीं, और सर कोल होता है 4 प्रकार का। जो कोल की जो वैरायटी है वो 4 प्रकार की होती है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे ज्यादा इंडिया में मिलता है बिटुमिनस, सेकंड क्वालिटी। अब इसकी मैं बता देता हूं लोग, जो एंथ्रासाइट है उसमें 80% तक कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो पोल्यूशन है वो बहुत कम होगा। ठीक है, उसके बाद है बिटुमिनस, बिटुमिनस में 60% होता है, लेग्नाइट में 50% तक होता है, और जो लास्ट है जो लोअर क्वालिटी का होता है पीट, लगभग 30 से 40% ही कार्बन होता है, बाकी का सारा धुआं होता है, मॉइस्चर होता है। इंडिया में ये नहीं मिलता, ये तमिलनाडु में मिलता है, ये झारखंड और जो ये छोटा नागपुर प्लेटू छत्तीसगढ़, जहां कोयले की माइंस बोला जाता है, कोल की माइंस, वो ये मिलता है बिटुमिनस। एंथ्रासाइट कोल सिर्फ इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया, अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा सिर्फ। इंडिया की कोल की जो क्वालिटी वो कम क्यों है, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्लाई एश है और मॉइस्चर है, मॉइस्चर की वजह से धुआं निकलता है। इसीलिए जो थर्मल पावर प्लांट है उसको ये बोला जाता है कि आप सर्दी में इसको रोक दीजिए या फिर आप कोई और तकनीक लेके आइए।
ठीक है, इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो सीएनजी और एलपीजी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल भी दो क्वालिटी का होता है, एक लोअर क्वालिटी और एक अपग्रेड क्वालिटी। आप कभी देखा होगा जब आप पेट्रोल पंप पे जाओगे तो वहां आपको दो क्वालिटी का मिलेगा, एक सिंपल पेट्रोल और एक प्रीमियम क्वालिटी का। जो प्रीमियम वाला है वो इसी प्रकार का जैसे कोल का एंथ्रासाइट है, क्योंकि उसमें भी मॉइस्चर कम होगा और उस मॉइस्चर से जो धुआं है वो कम निकलेगा। इसी वजह से जो पेट्रोलियम है वो प्रीमियम क्वालिटी का, इस वजह से थोड़ा सा महंगा होता है। देखो भैया आ गया फ्लाई एश। ये फ्लाई एश, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आज तक आए हैं। फ्लाई एश क्या है? जो कार्बन अनब्रंट रह जाता है, जले बिना रह जाता है, कब? जब कोल को जलाया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, क्योंकि ये स्मॉल लेवल पे दिखता नहीं। ज्यादा से ज्यादा कोल कहां बर्न होता है? थर्मल पावर प्लांट में, या फिर जो ईंट का भट्ठा होता है जहां ईंट बनती है वहां आपको ये अच्छे से देखने मिलेगा। ठीक है, और आपको एक चीज बता देता हूं, जो थर्मल पावर प्लांट के पास पास के लोग होते हैं उनको काली खांसी होती है, वो इस वजह से वो फ्लाई एश, क्योंकि वो अंदर जाके जम जाता है और उन लोगों को पता नहीं लगता। उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लंग्स की प्रॉब्लम होगी, या तो टीबी होगी या फिर कैंसर होगी। इसी वजह से हर बार जो थर्मल पावर प्लांट है जहां लगा होता है वहां के लोगों को लिए हर साल एक रूटीन चेकअप करवाता है। अब आ गया ग्रीन क्रैकर। ग्रीन क्रैकर एक रेडॉन रहेगा भाई, सॉरी, रेडॉन होता है जब अर्थक्वेक आता है तो वहां कौन सी गैस निकलती है? रेडॉन निकलती है। सिंपल यही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ भी लिख रखा हो। अब आता है ग्रीन क्रैकर। ग्रीन क्रैकर होते हैं जिसमें जो क्रोमियम पोटासियम वो सारी कम हो, जिसकी वजह से जो हेल्थ वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे। क्योंकि इसमें ग्रीन क्रैकर में क्या कर दिया जाता है कि जो मॉइस्चर, वाटर मॉइस्चर है उसको ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एकदम से तो वो क्लाइमेट चेंज में इफेक्ट करेगी, ग्रीन हाउस गैस तो है, लेकिन कुछ समय के बाद वो ग्रीन जो वाटर मॉइस्चर, जो वाटर वेपर्स हैं वो अपने आप या तो वेपराइजेशन हो जाएगा या फिर रेनफॉल के उसमें इंडिया अर्थ पर दोबारा आ जाएगी। ठीक है, पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी कुछ नहीं, पीसो नागपुर, तो इतना याद कर लेना। क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग होती है हवा में छिड़काव करना, किसका? सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड, अब जैसे बात चली हुई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सॉरी दिल्ली गवर्नमेंट है, वो लगातार मांग कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से आप दिल्ली में क्लाउड सीडिंग करवाइए, जिससे वो बारिश हो और बारिश की वजह से सारा का सारा पोल्यूशन कम हो जाए। ये आ गया जो मैंने आपको वहां बताया था, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और डीओ, डिजोल्ड ऑक्सीजन। क्या फर्क है वो चीजें समझ लो एक बार। डिजोल्ड ऑक्सीजन होता है जितना भी पानी है उसमें जो भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उसको बोला जाएगा डिजोल्ड ऑक्सीजन। बीओडी बोला जाएगा जब ऑक्सीजन डिमांड कम हो और उस पानी में जितना भी मरीन लाइफ है, मान लो 100 मरीन लाइफ है, 100 एनिमल्स हैं, 100 मछलियां हैं, उनको 1000 यूनिट चाहिए किसकी? ऑक्सीजन की। अब वो 1000 से कम हो गई, उसको बोला जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। भाई 1000 तो यूनिट चाहिए उनको, इसको बोला जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी, सीओडी उसको बोला जाता है, ये जो 100 यूनिट थी मछलियों की, 100 मछलियां थी, ये मर चुकी हैं, अब इनको डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया, जो भी डिकम्पोजर होते हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना। अगर वो ऑक्सीजन भी उस पानी से ना मिल पाए तो उसको बोला जाता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्युमुलेशन का मतलब होता है जैसे हम क्या करते हैं, हमने हमने 1 एकड़ में गेहूं लगाए, वीट लगाया, जैसे अब की बात है, ठीक है, उसमें क्या किया, उसमें हमने डीएपी डाल दिया, यूरिया डाल दिया। इंडिया में जो डीएपी है
वो 4:2:1 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम यूज करते हैं 4:8:4:2, डबल यूज करते हैं, डबल क्वालिटी का, जिस वजह से जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, यानी जो लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है, आउटपुट होता है, सॉरी, ठीक है, वो इस वजह से कम हुई क्योंकि हमने ज्यादा से ज्यादा यूरिया और डीएपी यूज कर दिया एग्रीकल्चर में। ठीक है, सॉरी भाई टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए थे। बायो एक्युमुलेशन, ये इसमें हमने डाल दिया यूरिया, ये यूरिया अब किसने खाया, मान लो डियर ने खाया, हिरन ने खाया, ठीक है, और इसको खा लिया भेड़िए ने वोल्फ में, और भेड़ियों को खा लिया टाइगर ने। ये होती है फूड चेन, इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, डियर ने जो पोल्यूशन, जो यूरिया खाया, वो इसके अंदर ही रह गया, वो आगे शिफ्ट नहीं हुआ। ठीक है, उसको बोला जाएगा बायो एक्युमुलेशन। अगर इस यूरिया के पोल्यूशन डियर में गए, डियर के बाद वुल्फ में गए, वुल्फ के बाद टाइगर में गए, उसको बोला जाएगा बायो मैग्निफिकेशन। दो वर्ड है, दोनों याद रखना। डिसीज बाय पोल्यूटेंट, कौन कौन सी डिसीज से कौन कौन सा बीमारी होती है और कौन से पोल्यूटेंट से होती है, साइंस बैकग्राउंड के बच्चों सबको पता होगा। लेकिन एक चीज वैसे बताता हूं, मरकरी मिनीमाटा 2013 में एक सबमिट हुई थी मिनीमाटा, उसके बाद इस मरकरी का नाम ही ले दिया, मरकरी की जो डिसीज होती है मिनीमाटा। कैडमियम से होती है इटाई इटाई, नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड से होता है फ्लोरिसिस, आर्सेनिक से होता है ब्लैक फुट डिसीज। क्या इन सभी डिसीज का डिटेल बताना जरूरी है? एक बार बताइए प्लीज। नहीं डॉक्टर साहब। नेक्स्ट अभी माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक में क्या फर्क है? माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 और नैनोप्लास्टिक होता है 10 की पावर -9। ठीक है, ये सारे जो प्लास्टिक्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर पाए गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जो बेबी फीड होता है ना, बेबी को फीड करती है माता जी, उनके अंदर भी मिला, उस मिल्क के अंदर भी मिला है। हमने इतना ज्यादा पोल्यूशन कर दिया है नैनो प्लास्टिक और इसका। अब हम बात करेंगे आगे प्लास्टिक क्रस्ट। प्लास्टिक क्रस्ट का मतलब होता है, अगर आपने कोई भी वाटर बॉडी देखी होगी उसमें खूब सारा प्लास्टिक जमा हो जाता है, वो ऊपर जम जाता है। ठीक है, वो एक लेयर बन गई, वो तो होगी ओशियन की लेयर। और एक लेयर बनता है जब हम, जैसे एक दिल्ली में है, हमने एक पहाड़ बना दिया पूरा वेस्ट मटेरियल का, तो वो जो ऊपर की जो लेयर बन गई ना, उसको बोला जाएगा प्लास्टिक क्रस्ट। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे ये है अर्थ, अर्थ की सबसे ऊपर लेयर है क्रस्ट, फिर आती है मेंटल, और फिर आती है कोर बीच में। ठीक है, अर्थ का रेडियस कितना है? 67371, 6371, इतनी रेडियस है अंदर, मतलब जो अर्थ का है। भाई सारी चीजें जितनी मैं आपको मैक्सिमम बता पाऊंगा वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम रह जाए तो बता देना, कोई समस्या नहीं है। आपको एक लेक्चर एक्स्ट्रा देकर आपकी सारी चीजें करवा दी जाएंगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको जो पार्ट बी के, पार्ट सी तो जो अनुराग सर जी हैं आपके वो करवा ही रहे हैं। ठीक है, पार्ट बी में मेरे से जितना होगा मैं आपको सारा करवा दूंगा। ठीक है, डेड जोन का मतलब होता है भाई, डेड जोन का मतलब होता है कि जितने भी जो मरीन लाइफ है वो सारी मर गई, किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से, उसको बोला था डेड जोन। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, गायर सरगासो सी लेवल वीड। अब एक चीज बताता हूं, यहां समझो। नॉर्थ अमेरिका, यहां यूएस और या कनाडा, यहां है ये सरगासो सी। यहां सारा ये क्या करता है, ये पानी है जो यहां घूमता रहता है, यहां से चलकर यहां। आज तक इसका कोई भी साइंटिफिक मेथड नहीं निकल पाया ये पानी यहां घूमता क्यों है,
और इस पानी की वजह से यहाँ बहुत सारे जो शिप्स हैं वो जाने से डरते हैं, क्योंकि वो उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो इसमें घूमते रहते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ वो सारा प्लास्टिक जो यूएस से आया था, मैक्सिको से आया था, वो सारा इकट्ठा यहां अब घूम रहा है। ठीक है, मिल्टन साइक्लोन आया था भाई, यूएस से याद आया, मिल्टन साइक्लोन, फ्लोरिडा जो यूएस का एक स्टेट है, मिल्टन, वहां ये साइक्लोन आया था, टाइफून जिसको बोला जाता है। ठीक है, अब आता है ग्लो लीटर पार्टनरशिप, आईएमओ और एफएओ की, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आती है मार्पोल कन्वेंशन। मार्पोल कन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ मरीन एनवायरनमेंट के लिए है। कन्वेंशन फॉर द पोल्यूशन ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट फॉर शिप्स, जो शिप्स के द्वारा जो पोल्यूशन किया जाता है उसको रोकने के लिए है ये लंदन कन्वेंशन। लंदन कन्वेंशन भी मरीन पोल्यूशन को रोकने के लिए है। अब आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का आपको सबको पता होगा, बॉडी रिलेटेड टू वाटर, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इसकी अंडर वो बॉडी है। ठीक है, अब उसकी मिनिस्ट्री को बदल दिया था, पहले ये थी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज, अब उसको बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बना दिया। ठीक है, और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है फरीदाबाद हरियाणा में। एक रिवर सिटी अलायंस, अब जैसे गंगा पर बहुत सारे स्टेट पड़ते हैं, बहुत सारी सिटी पड़ती हैं, उन सभी के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आए। जैसे हरिद्वार में गंगा है और गंगा लास्ट में वाराणसी तक है। ठीक है, आगे बिहार आ गया, बिहार पटना में भी है। ठीक है, वो सारे उन सभी के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आए कि हम इसको साफ करेंगे और इसकी जो डेवलपमेंट है वो एक जैसी करेंगे। इसके लिए प्रोजेक्ट लाया था 2021 में मोदी सरकार के द्वारा। ठीक है, प्लास्टिक ओवरशूट डे। प्लास्टिक ओवरशूट डे वो है कि जितना प्लास्टिक हम धरती पर कर सकते थे उससे ज्यादा हमने कर दिया, उसको बोलता है प्लास्टिक ओवरशूट डे। अब आता है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2021 में आता, प्लास्टिक को कैसे कंट्रोल करना है। मेनली जो 75 mm से कम वाले जो प्लास्टिक है, जो इसको बोलते हैं ना सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए आप सभी को पता होगा जो ब्लैक पॉलिथीन होता है, ब्लैक पॉलिथीन जो हम लेते हैं, देना एक काला पॉलिथीन, वो काला पॉलिथीन सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि वो प्लास्टिक, वो जो ब्लैक पॉलिथीन है वो सभी का कचरा मिलाकर एक ब्लैक पॉलिथीन बनता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो पॉलिथीन होता है वो व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है। वेस्ट टू एनर्जी। वेस्ट टू एनर्जी, जैसे आपने गोबर का खाद देखा होगा, उससे एनर्जी बनाई जाती है, उससे क्या बनता है, मीथेन, और उस मीथेन से एनर्जी बनाई जाती है, इसको बोला जाता है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। बायो रेमिडिएशन, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, अब आ गया बायो रेमिडिएशन। जो हमने इफेक्ट किया एनवायरनमेंट को, जो भी हमने जहां भी चेंज किए हैं उसको दोबारा से उसी प्रकार उसी पोजीशन में लेके आना, उसको बोला जाता है बायो रेमिडिएशन। अब ये सुन लो भी कन्वेंशन, सबसे पहली कन्वेंशन मैंने आपको बताई थी स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, लेकिन एक कन्वेंशन भी हुई थी 2002 में, स्टॉकहोम कन्वेंशन दूसरी जो हुई थी। एक तो बताई थी जो यूएनईपी बना था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एक तो वो, और एक 2002 में हुई थी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, वो सारे पोल्यूटेंट जो एक बार धरती पर आ जाते हैं लेकिन जाते ही नहीं, सदाबहार रहते, इसको बोला जाता है केमिकल फॉरएवर, स्टॉकहोम कन्वेंशन में। अब आ गया बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन का मतलब यह है यूएस ने पोल्यूशन किया और उस पोल्यूशन को जाकर अफ्रीका की किसी नाइजर जैसी कंट्री के पास जाके डाल दिया, अपने घर से बीमारी भेज दी और नाइजर के जाके डाल दी, उसको रोकने के लिए बेसल कन्वेंशन आई। अब आ गया
रोटरडैम कन्वेंशन। ये तो था सिर्फ सिंपल पॉल्यूशन के लिए, और ये है सॉरी रोटरडैम कन्वेंशन है जो जितने भी हार्मफुल केमिकल है उसकी मूवमेंट को रोकने के लिए। ट्रीटी एक ही जैसी है बेसल कन्वेंशन और रोटरडम में, ठीक है, लेकिन फर्क ये है एक में तो हैजार्डस वेस्ट नहीं है, लेकिन रोटरडम में हैजार्डस वेस्ट है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो मरकरी थी, मिनीमाटा डिसीज मिनीमाटा कन्वेंशन से आया था मरकरी की 2013 में, जो सिर्फ मरकरी का जो पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, मरकरी होता है जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, आप लोगों को मेरे से फिर भी ज्यादा पता होगा क्योंकि साइंस बैकग्राउंड है। ये ब्लड को थक्का बना देता है, उसको रोक देता है, जमा कर देता है एक जगह, जिससे जो मेनली जो डिसीज होती है वो हार्ट अरेस्ट होती है। हार्ट अरेस्ट, अटैक नहीं, अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब होता है एकदम से सारी सभी की सभी नसें ब्लॉक होना, ठीक है। अब आ गया बोन कन्वेंशन, सॉरी वाशिंगटन कन्वेंशन, साइड्स। ये जो बॉडी है ना CITES, जितने भी एंडेंजर्ड कौन एनिमल्स, उनकी जो ट्रेडिंग होती है, जैसे स्नेक है उसको बेच दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है मार्केट में, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जिसकी वैरायटी है कम है और नंबर में भी कम है, उसकी ट्रेडिंग को रोकने के लिए ये बॉडी आई थी। कब आई थी? 1975 में, ठीक है। उसके लिए कन्वेंशन है वाशिंगटन कन्वेंशन। अब आ गया बॉन कन्वेंशन, माइग्रेटरी स्पीसीज, अमूर फाल्कन वर्ल्ड लार्जेस्ट डिस्टेंस वो करता है, कहां से आता है? साउथ अफ्रीका से आता है, और साउथ अफ्रीका से आकर रशिया में जाकर रुकता है, और उसका जो स्टेशन पॉइंट है वो नागालैंड है, और नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। एक ऐसे ही लोकटक लेक है, कहां? मणिपुर में, और उसके बीच में एक आइलैंड है, और उस आइलैंड पर जिस चीज का जो एलिमेंट आइलैंड बना है उसको बोला जाता है फ्यूमिड्स, ठीक है। उस फ्यूमिड पर आकर ये सारे जो अमूर फाल्कन है वो जाकर रुकते हैं, इसलिए बताया लोकटक लेक। एकमात्र ऐसी लेक है जिसके अंदर आइलैंड है। आइलैंड का मतलब है कि चारों तरफ पानी, और इस आइलैंड पर एक डियर है, संगाई डियर। वो संगाई डियर इस आइलैंड पर मिलती है सिर्फ, और इंडिया में कहीं भी नहीं मिलती। एक इसी से लगता मैं आपको ये बताता हूं, एक माजुली आइलैंड है, माजुली आइलैंड है इंडिया में ही, असम में है भाई, असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके ऊपर है। एकमात्र रिवराइन आइलैंड, रिवर के बीच में जो आइलैंड पड़ता है, एकमात्र आइलैंड है पूरे वर्ल्ड में। माजुली आइलैंड कहां है? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर। मोर देन सफिशिएंट है या और करवा जाए? बताओ भाई। करवा दो सर, करवा दो। चलो कोई नहीं। इंडियन टाइगर, इंडियन टाइगर की रिपोर्ट आई, अब 56वां टाइगर बना है, 56वां टाइगर रिजर्व, करंट का टॉपिक है, ठीक है, इंडिया करंट का टॉपिक है। गुरु घासीदास तिमूर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास तिमूर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है, कहां बना? छत्तीसगढ़ में। इससे पहले कहां बना था? धौलपुर करौली राजस्थान, 55 टाइगर रिजर्व। सबसे ज्यादा टाइगर एमपी में मिलते हैं। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व है, कहां? आंध्र प्रदेश में। और सबसे छोटा ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग टाइगर रिजर्व है असम में, ठीक है। अब टाइगर की बात आई है तो 2023 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मोदी जी ने बनाया था बेंगलुरु में, और उसमें 7 बड़ी बिल्लियां, आप लोगों को पता है 7 बड़ी बिल्ली में कौन कौन आती है? टाइगर आता है, लेपर्ड आता है, स्नो लेपर्ड आता है, लायन आता है, 4 तो आ गए ये, ठीक है। अब आता है जैगुआर और पूमा, जैगुआर और पूमा, और लास्ट आता है चीता। वही चीता जो इंडिया में लाया गया, कहा? मध्य प्रदेश में। का नाम भी सर्च कर लेना, एग्जैक्ट एकदम से याद नहीं रहा, कूनो ठीक नेशनल है। पार्क। हाँ, कूनो नेशनल पार्क, सॉरी कूनो नेशनल पार्क, ठीक, कूनो नेशनल पार्क में लाया था। और
अब जो 50 आए थे 50 आ चुके हैं, 1 या 2 ही बचा बस। ठीक है, प्रोजेक्ट फेल हो चुका लगभग। और ये आज का नहीं है, ये मोदी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, पहले बता देता हूं। ये जो मनमोहन सिंह थे उनका आइडिया था 2009 में, 2009 से बात चल रही है, 2018 पता नहीं 19 में आया था प्रोजेक्ट। मतलब एनवायरमेंट की जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में आई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने अथॉरिटी नहीं दी आप चीता लेकर आओ। अब मोदी गवर्नमेंट आ गई, मोदी गवर्नमेंट ने उसको उससे परमिशन ली और चीता आ गया। अब हम बात करें वही लेपर्ड और स्नो लेपर्ड, तेंदुआ और स्नो लेपर्ड कहां मिलता है? इंडिया में एकमात्र जगह है लद्दाख में, सबसे ज्यादा लद्दाख में ही मिलता है। ठीक है, कुछ एरिया है जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम और जम्मू कश्मीर, सबसे ज्यादा लद्दाख में मिलते हैं। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। कितने स्टेट है, कितनी यूनियन टेरिटरी है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर चीता भी 2 प्रकार का है, एक एशियन चीता है, एक एशियाटिक चीता है। ठीक है, एशियन चीता और एक है अफ्रीकन चीता, सॉरी। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही 50 या 60 रहते हैं। इसके नंबर ज्यादा है और कहां मिलता है? साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना, ऐसे कुछ देश हैं जो अफ्रीका, जैसे ये अफ्रीका है और इस अफ्रीका के पीक पॉइंट में यहां, और यहां है कालाहारी डेजर्ट, इस पे अफ्रीका में ही। अब आ गया भाई एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट इंडिया में सबसे ज्यादा है। वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गेंडा, कहां मिलता है? असम में मिलता है। सबसे पहले जब क्लाइमेट चेंज वाली बातें नहीं होती थी, यानी जो 1970s का दौर था, तो ये यूपी में भी मिलता था। यूपी वाला एरिया, यूपी नेपाल, उस एरिया में मिलता था। तराई रीजन में मिलता है। तराई रीजन का मतलब होता है जहां पानी ज्यादा से ज्यादा रहता है, वहां मिलता है ये एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, अब कहां मिलता है? असम में। अब आपको एक चीज बता देता हूं, जो प्लेन है इंडिया का, ग्रेट प्लेन, आप सभी को पता होगा, इंडस गंगा जो प्लेन है उसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है बांगर, खादर, सॉरी बाबर, हाँ बाबर आता है, बाबर, तराई, तराई के बाद आता है बांगर, और बांगर के बाद आता है खादर। ठीक है, जो फ्लड आती है और फ्लड में जो प्लेन बनता है वो खादर बनता है। ठीक है, अब जहां फ्लड पहले आती थी, यानी 15 से 20 साल पहले आती थी, अब नहीं आती, तो वहां बनता है बांगर। और तराई का रीजन है जहां हमेशा पानी रहता है, पानी खड़ा रहता है, और जो दलदली मिट्टी रह जाती है उसको बोला जाता है तराई। और बाबर का मतलब होता है छोटे छोटे कंकड़, और उन कंकड़ों के नीचे से क्या चली जाती है? उन कंकड़ों के नीचे से ही जो नदी बहती है, उसको, उस पूरे रीजन को बोला जाता है बाबर। ये तो हो गए गंगा प्लेन, गंगा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, यही पंचप्रयाग बनाती है गंगा, पंचप्रयाग। ठीक है, पंचप्रयाग में अलकनंदा निकली और यहां से भागीरथी निकली, और वहां जाकर सबसे पहले यहां की देवप्रयाग, हरिद्वार से जस्ट पहले, देवप्रयाग के बाद उसका नाम गंगा रखा जाता है। ठीक है, और गंगा सबसे पहले प्लेन एरिया में कहां एंटर करती है? हरिद्वार में, यहां एंटर करती है। अब अलकनंदा, ये तो भागीरथी है और ये अलकनंदा है, इसके बीच में बनता है विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। ठीक है, अब इन सभी प्रयाग के नाम बता देता हूं, आप याद कर लेना। विष्णु प्रयाग, धौली गंगा प्लस अलकनंदा। अब याद रखना, जितने भी प्रयाग लिखाऊंगा एक साइड अलकनंदा तो कॉमन रहेगी। उसके बाद आता है रुद्र प्रयाग, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। उसके बाद आ गया नंदाकिनी, नंद प्रयाग में आता है नंदाकिनी और अलकनंदा। विष्णु हो गया, रुद्र हो गया, नंद हो गया। एक आता देव प्रयाग में आ गया भागीरथी और अलकनंदा एक तरफ आएगा। एक हो रहेगा भाई,
विष्णु हो गया, करण, करण प्रयाग। प्रयाग सर। हाँ करण प्रयाग है भाई, ठीक है। यहां आती है पिंदर, पिंदर नदी, पिंदर और अलकनंदा, ये सारे प्रयाग आपको याद होने चाहिए, ठीक है। पहले ही एक और सुन लो, क्या है, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आपको क्लास में वो चीज, हर चीज मिलेगी, आपको कोई समस्या नहीं है, आप नाम बोलो, आपको हर चीज मिलेगी, ठीक है। 1 मिनट का गैप दीजिए भाई, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। सभी को समझ में तो आ रहा हो ना? एक बार रिप्लाई तो कर दो कम से कम। आ रहा है सर, आ रहा है। चलो फिर एक बार आपको इंडस और पढ़ा देते हैं यहीं पर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर इनफ हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, आपको वैसे लग रहा है, लेकिन एक सिर्फ इंडस बता देता हूं, वो भी इसलिए क्योंकि पंजाब की ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडस सबसे पहले निकलती है मानसरोवर लेक के पास से। वहां कौन सी रेंज है? कैलाश रेंज, कैलाश रेंज, ठीक है। कैलाश रेंज से निकलकर काराकोरम रेंज, हिमालय की रेंज है ये भाई, काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज, उन दोनों के बीच से होकर ऐसे जाती है वो पंजाब में, सॉरी उसमें पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, ये तो है। और यहां है जास्कर रेंज, जास्कर, और यहां से ही एक नदी निकलती है, जास्कर रिवर, जो इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट की ओर से सहायक नदी है। अब आ गया झेलम, झेलम निकलती है वुलर लेक के आसपास से निकलती है भाई, ठीक है। वो जाकर यहां इंडिया, सॉरी उसके LAC, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके ऊपर से बॉर्डर बनाती है इंडिया और पाकिस्तान का, कौन? झेलम, ठीक है। झेलम के बाद आ गई चेनाब, चेनाब बनती है दो नदी से, चंदर और बागा, एक उसका डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का, मुझे नाम याद नहीं है उसका प्रॉपर, वो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। वहां से दोनों दोनों एक जगह से निकलती है, एक ही डिस्ट्रिक्ट से, एक का नाम है चंदर, एक का बागा, और ये दोनों मिलकर बनाती है चंबल, ओ सॉरी चेनाब, ठीक है। अब ये चेनाब झेलम से मिल गई और यहां आ गया चेनाब। अब यहां से निकलेगी रावी, रावी निकली, रावी एक एक पहाड़ है, पहाड़ के एक साइड से निकलती है रावी और दूसरी साइड से निकलती है ब्यास, ब्यास। और यही, ये क्या था? मानसरोवर लेक, इस मानसरोवर लेक से ही यहां इसके पास है राक्षस लेक, राक्षस लेक, और इस राक्षस लेक, लेक से निकलती है सिपकिला पास के होते हुए, सिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में है, और इसके होते हुए जो सतलुज नदी है वो इंडिया में आती है, और ये सतलुज नदी ब्यास के साथ मिल जाती है। ब्यास के बाद इसका नाम बन गया सतलुज, और सतलुज नदी रावी से मिलती है और इसका नाम फिर भी सतलुज रहता है, और सतलुज के बाद ये चेनाब से मिलती है, चेनाब के बाद इसका नाम हो जाता है पंजनाड, पंजनाड, और पंजनाड के बाद ये मेन जो इंडस नदी है उसमें मिल जाती है मैथानकोट नाम के डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब का मैथानकोट है, वहां से मिल जाती है उसमें इंडस में, ठीक है। ये मैंने पूरा आपको इंडस पढ़ा दिया। नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं उसको सारा जो गंगा का सिस्टम है वो भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। 2 या 3 क्लास में आपकी जितना भी जीएस का पोर्शन था वो आपको सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स टू ऑल, जिसको कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। अभी बता दो किसी को कोई डाउट है, अदरवाइज आप पहले ही आते ही कल क्लास में पूछ लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, ये चीजें आपको पता होंगी तो आपका एग्जाम में जितने भी पॉइंट है वो आपको, अगर एग्जाम में डायरेक्ट नहीं मिले तो इनडायरेक्टली आपको वो चीजें पता होंगी, ये गारंटी है। तो पंजाब की रिवर्स का मैप मिल जाएगा सर, इसमें ऐड करके पीडीएफ में ऐड हो जाएगा ये? कोई मैप पड़ा हो? मैं एक पीडीएफ, आप है ना, आप आर्डोर एडुडेन, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा ही, ठीक है। आप वहां वहां उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें मिलेगा, मैंने डाल रखा है इंडस रिवर सिस्टम के वहां से, अगर नहीं डाल रखा होगा तो मैं वहां डाल दूंगा, क्योंकि मुझे वहां भी डालना है वो, ठीक है। और बताओ। बस सर।
किसी को कोई डाउट? देखो रियली मैं एग्जैक्टली आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 घंटा और बोल सकता हूं, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, मुझे कोई समस्या नहीं है। बोलो। नहीं सर, क्लियर है सर। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आपकी पूरे 10 नंबर करवाने की जिम्मेदारी रहेगी, बस ये हमारी गारंटी है। ठीक है, अनुराग सर आपको जो सी सेक्शन है वो डीआई वाला और मैथमेटिकल वाला वो आपको करवा देंगे, ये सारा पोर्शन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, थैंक्स टू ऑल। बाकी चलो कल मिलते हैं।